welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Science chapter 11 or Physics chapter 4, which is work and energy. So let's begin. First question, which of the following examples would not be considered as work done scientifically? तो इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है जिसे साइंटिफिकली हम वर्क डन कंसिडर नहीं करेंगे? आंसर इज a wrestler pushing against a brick wall. एक रेसलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है एक ब्रिक वॉल के अगेंस्ट, पर वॉल मूव नहीं कर रही, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए क्या कहेंगे कि यहाँ पे साइंटिफिकली वर्क डन नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड वो वर्क डन? तो इनमें से कौन से वो कंडीशंस हैं जो कि वर्क डन के लिए पूरे होने चाहिए? आंसर इज C, both A and B, यानी कि a force should act on an object and the object must be displaced. एक फोर्स काम करना चाहिए और अगर फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू. तो हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क किसके बराबर होता है? आंसर इज बी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क डन F इंटू एस. तो ये क्या है? प्रोडक्ट है ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट डिपेंड ऑन? तो इनमें से वह कौन सा कंडीशंस है जिसपे कि वर्क डन जो है डिपेंड नहीं करता? आंसर इज डी, इनिशियल वेलोसिटी. इस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता, बाकी सभी पे डिपेंड करता है. क्या क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इन सभी पे वर्क डन जो है डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इज अ डैश. आंसर इज ए, स्केलर क्वांटिटी. वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, दैट इज वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन? तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है? आंसर इज सी, जूल. The unit of work is Newton meter or joule. Thus, 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force. तो हम देखिए फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो F का यूनिट कितना क्या होता है? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो इस तरह से वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर या फिर जूल. और 1 जूल क्या है? तो 1 जूल वो अमाउंट है वर्क डन का किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 1 मीटर का. और याद रखना है कि जो यूनिट है जूल, ये किसके ऑनर में रखा गया है? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स के ऑनर में रखा गया है. इनकी ये पिक्चर है. Next question, calculate the work done if a force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of force. तो हमें यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट करना है. फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हमें यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है. आंसर इज डी, 10 जूल्स. फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? F इंटू एस. और यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो यानी कि F इंटू एस. 5 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 जूल्स. तो इस तरह से आंसर इज डी, 10 जूल्स. ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क डन? आंसर इज बी, फुटबॉल कमिंग टू रेस्ट आफ्टर रोलिंग फॉर सम टाइम. तो ये कौन सा एग्जाम्पल है नेगेटिव वर्क डन का? क्योंकि जो फुटबॉल है वो कुछ देर के बाद स्टॉप कर जाता है क्योंकि फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट काम करती है और इसमें फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए ये नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है. अभी भी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू ग्राउंड जो है ये पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल है. अ पॉटर लिफ्टिंग लगेज वर्टिकली ऑन हिज हेड, ये जीरो वर्क का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, when the force applied and the displacement of the body are inclined at 90 degree with each other, the work done is. जब कोई फोर्स जिसे हम एक बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों क्या है? इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे विथ ईच अदर. तो हमें बताना है कि इस कंडीशन में कैसा वर्क डन देखने को मिलेगा.
आंसर इज सी 0. Next question. Katie lifts a doll from the floor and places it on a table. If the weight of the doll is known, what else does one need to know in order to calculate the weight Katie has done on the doll? तो कैटी जो है वो क्या करती है कि एक डॉल को फ्लोर से उठाती है और फिर इसे टेबल पे रख देती है. अगर डॉल का वेट हमें पता है तो हमें कौन सी दूसरी क्वांटिटी पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि कैटी ने कितना काम किया है डॉल पे. तो देखिए, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है. तो फॉर्मूला क्या होता है? mgh. इसमें से हमें क्या पता है? वेट पता है, यानी कि mg की वैल्यू हमें पता है वो, और बाकी जो रेस्ट क्वांटिटी हमें पता करनी पड़ेगी अगर इसे वर्क डन निकालना है. तो वो क्या है? h, यानी कि हाइट. तो आंसर होगा बी, हाइट ऑफ द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आंसर होगा डी, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 1 kg टू अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर इज. तो हमें यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है. अगर मास कितना है? 1 kg है और उसे कितने हाइट तक लिफ्ट किया गया है? 9.8 मीटर. तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू मास इंटू जी इंटू एच. तो मास है 1 kg, हाइट है, जी की वैल्यू ले लेते हैं 9.8 और एच कितना है? 9.8. तो आंसर इज बी, 9.8 स्क्वायर जूल्स. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 9.8 इंटू 9.8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9.8 स्क्वायर जूल्स भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्क डन बाय ए सेंट्रीपीटल फोर्स इज. तो हमें बताना है कि जो सेंट्रीपीटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है उसका नेचर कैसा होता है. आंसर इज डी, इज ऑलवेज 0. Next question. Write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction opposite of its displacement. तो हमें यहाँ पे वो एक्सप्रेशन बताना है वर्क डन के लिए जब फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे मतलब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट में लगाया जा रहा है. आंसर इज बी, -fs. यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन का ये एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे वर्क और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह समराइज किया गया है. पहला है डेफिनेशन. सो वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ बॉडी मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो हम क्या कहते हैं कि वर्क कब होता है, वर्क डन कब माना जाएगा साइंटिफिकली? जब एक फोर्स एक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है या फिर वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, मूव करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं. तो ये क्या है? वर्क डन का एग्जाम्पल है साइंटिफिकली. क्या होना चाहिए कि फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कोई मूवमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए. वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये हम क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि वर्क डन किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फॉर्मूला है W इक्वल्स टू F इंटू एस. यूनिट क्या है? जूल और न्यूटन मीटर. वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. 1 जूल कितना होता है? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेड इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो 1 जूल वो अमाउंट है वर्क डन का जब हम कितना 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस होता है, तो 1 मीटर. तो इसलिए 1 मीटर का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? 1 जूल. अब देखिए, वर्क डन होने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं. क्या कंडीशन है? अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. हमेशा एक फोर्स लगना चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. और सेकेंड कंडीशन की कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए. अगर फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो उसे हम साइंटिफिकली वर्क डन नहीं मानेंगे. नाउ वर्क डन डिपेंड्स ऑन. तो क्या किस पे डिपेंड करता है वर्क डन? फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद करना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. व्हेन बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब बॉडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ मूव करती है यानी कि पॉजिटिव वर्क डन होता है, तो हम क्या फॉर्मूला लेते हैं? F इंटू एस. व्हेन बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ फोर्स, तो हम क्या फॉर्मूला लेते हैं? -F इंटू एस. एंड व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर
टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब बॉडी मूव करती है कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब क्या कहा जाता है कि नो वर्क इज डन, W इक्वल्स टू 0, नो वर्क इज डन। ये देखिए, अगर इस पे भी बिठाते हैं एफ कॉस थीटा एस में, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, इसलिए वर्क डन क्या होगा, 0। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को याद रखना है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो यहाँ पे हम वो सारे कंडीशंस को समराइज करेंगे जहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 लिया जाएगा। तो व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स, जब फोर्स राइट एंगल पे लगे यानी कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री हो टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्क डन क्या होगा, 0। एग्जाम्पल के लिए, अ कूली स्टैंडिंग विद अ लोड ऑन हिज हेड, एक कूली जो कि एक लोड के साथ खड़ा है, अपने हेड पे बाहर लेकर खड़ा है, फिर भी उसमें क्या है, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, 90 डिग्री पे वर्टिकली लोड है। अ मैन स्टैंडिंग विद अ सूट केस, तो इस केस में भी क्या होगा, वर्क डन 0। नाउ और केसेस कौन से हैं, वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी जिस पे वर्क किया जाए जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो भी क्या होगा, वर्क डन 0। बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इट इज एट राइट एंगल टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन भी किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो फोर्स क्यों नहीं माना जाएगा, फोर्स वर्क डन क्यों 0 होगा, इसलिए क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल, इसे याद रखना है, अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल, इस पे फोर्स एक्ट करता है और इसलिए ये राइट एंगल है और इसलिए क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, जिस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि वर्क डन जो है 0 है। तो इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस रेडियस ऑफ द सर्कल वाले पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट इज अर्थ मूविंग अराउंड द सन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क डन क्या होगा इस केस में, अगर अर्थ मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो यहाँ पे वर्क डन होगा 0। सिमिलरली मून एंड सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मून अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, तो इन सभी केसेस में वर्क डन हमेशा कितना होगा, 0। तो ये सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0। तो आप इन सभी को अच्छे से लर्न करें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिए गए हैं जिन्हें याद करें। वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस, अगर डायरेक्शन में है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस एफ एस। वर्क डन इक्वल्स टू, अगर फोर्स ऑब्लिकली एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, एफ कॉस थीटा इंटू एस। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो क्या फॉर्मूला लेंगे, मास इंटू जी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई क्षमता है कि वो काम कर सके उसे हम क्या कहते हैं कि उसके पास एनर्जी है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क डैश एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन डैश एनर्जी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है उसके एनर्जी के साथ क्या होता है और जिस ऑब्जेक्ट पे वो काम कर रहा है उसके एनर्जी पे क्या असर पड़ता है। आंसर इज ए, लूजेस एंड गेन्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो क्या करता है इस प्रोसेस में, अपने एनर्जी को लूज कर देता है। यहाँ पे आएगा लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, जिस पे काम किया जाता है उसके एनर्जी में गेन होता है, तो इट गेन्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज। तो हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम एक साथ लें, उसका सम निकालें तो वो कौन सी एनर्जी होगी। आंसर इज बी, मैकेनिकल एनर्जी। तो ध्यान रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टेकन टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज। तो हमें बताना है कि वो एनर्जी कौन सी है जो कि कोई ऑब्जेक्ट रखता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अपने मोशन के कारण जो एनर्जी है बॉडी में उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं। आंसर इज बी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स। तो हमें बताना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके इंक्रीज होने पर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। आंसर इज ए, स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एम वी स्क्वेयर। तो इससे देखिए हमें क्या पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के
और वेलोसिटी के यानी कि स्पीड के। तो अगर स्पीड में इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। सिमिलरली मास में भी अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ मोटर कार बिकम्स 6 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर एक मोटर कार की स्पीड जो है 6 गुना 6 टाइम्स बन जाए। तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? आंसर इज डी 36 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? आंसर इज डी ½ mv²। Next question, two bullets P and Q, masses 10 and 20 gram, are moving in same direction towards a target with velocities of 20 and 10 meter per second respectively. Which one of the bullets will pass a greater distance through the target? तो यहाँ पे दो bullets दिए गए हैं P और Q। P का मास कितना है 10 ग्राम, Q का मास है 20 ग्राम। ये एक ही डायरेक्शन में एक ही टारगेट की तरफ बढ़े जा रहे हैं और इनकी वेलोसिटीज कितनी है? P की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, Q की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से P या Q, इनमें से कौन जो है ज़्यादा दूरी तक टारगेट के पहुंचेगा? आंसर इज ए P। कैसे? तो देखिए हम यहाँ पे दोनों की काइनेटिक एनर्जीज निकाल लेंगे। P का निकाल रहे हैं यहाँ पे 1/2 × 10। मास कितना है P का 10 और वेलोसिटी कितनी है यहाँ से पता चल रहा है 20। मास है 10 और वेलोसिटी है 20, तो इसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में 1/2 × 10 × 20²। आंसर कितना आएगा 2000 जूल्स। और अब हम Q की भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो Q का मास कितना है 20 ग्राम है और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/2 × 20 × 10²। आंसर आ जाएगा 1000 जूल्स। तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वही ज़्यादा काम कर सकेगा ना। तो इसलिए P की एनर्जी ज़्यादा है 2000 जूल्स है, जबकि Q की एनर्जी कितनी है 1000 जूल्स। तो इसलिए P जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा थ्रू द टारगेट। तो आंसर होगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कौन से टाइप की एनर्जी है। आंसर इज ए एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑन कॉन्फ़िगरेशन। ये ऐसी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्यों होती है? ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट बताना है। आंसर इज बी जूल। Next question, two bodies of equal weight are kept at heights of h and 1.5 h respectively. The ratio of their potential energy is। तो यहाँ पे दो बॉडीज हैं जिनका वेट क्या है? इक्वल है और ये डिफरेंट हाइट्स पे रखे गए हैं। एक बॉडी जो है वो हाइट h पे रखी गई है, दूसरी बॉडी जो है वो हाइट 1.5 h पे रखी गई है। तो यहाँ पे उनके पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो हमें बताना है। दो बॉडीज हैं, इन दोनों को हम नाम दे देते हैं। ए को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी। तो ए का पोटेंशियल एनर्जी और बी का पोटेंशियल एनर्जी रेशियो निकालना है, इसलिए इस तरह से इस फॉर्मेट में हम इन्हें लिख लेते हैं और जो वैल्यूज दे रखे हैं वो पुट कर देते हैं। एक का हाइट है h, दूसरे का हाइट कितना है 1.5 h। और यहाँ पे ये बताया गया है कि वेट इक्वल है, यानी कि mg और mg दोनों का वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? h/15h इंटू 10। तो ये कितना सिंप्लीफाई होकर आएगा? 10/15 इक्वल्स टू 2/3। और रेशियो पूछा गया है, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज। तो ये कैसे आएगा? 2.3। आंसर इज बी 2.3। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज किए गए हैं। डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एबिलिटी है, कैपेसिटी है कोई भी काम करने के लिए। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज। तो जो एनर्जी किसी भी बॉडी में है वो किसके बराबर है? उसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। जब एनर्जी को रिलीज करेंगे तो जितना काम कर सकता है उतना एनर्जी है।
एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो ये याद रखना है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या है एनर्जी की? तो एसआई यूनिट भी जूल है एनर्जी की, और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल वर्क काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1 जूल एनर्जी है। अब देखिए इसके बिगर यूनिट्स क्या है। एसआई यूनिट तो जूल है, लेकिन कुछ बिगर यूनिट्स का भी यूज़ किया जाता है, किलो जूल। तो 1 किलो जूल में कितने जूल्स हैं? 1000 जूल्स। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टेकन टुगेदर। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट्स को समराइज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, अपने मोशन के कारण जो एनर्जी बॉडी के पास है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या है? के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। यानी कि इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गेट्स डबल। मास, हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास जो है किसी बॉडी की उसको डबल किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इफ मास ऑफ अ बॉडी इज हाफ, अगर हम उसे आधा कर देंगे मास को तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स हाफ, ये भी हाफ हो जाएगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल किया जाता है तो ये क्या हो जाती है? 4 टाइम्स। ध्यान रखना है कि हमें इसमें स्क्वायर करना होता है, इसलिए क्या है 4 टाइम्स। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी अपने वेलोसिटी के। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज हाफ, अगर वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 टाइम्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन पर हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप और कन्फिग्रेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या है? पीई इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच। एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडीज हैविंग बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऐसी बॉडीज के जिनके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रेजेंट होता है। अ फ्लाइंग बर्ड, अगर पूछा जाए कि फ्लाइंग बर्ड पोजेसेस व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, तो आंसर क्या होगा? इट पोजेसेस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अ फ्लाइंग एरोप्लेन एंड अ मैन क्लाइंबिंग अप अ हिल, इन सब के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज। तो हमें बताना है कि जो रेट है ऑफ डूइंग वर्क और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इज बी, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो हमें बताना है कि पावर की यूनिट क्या है। आंसर इज ए, वॉट। और इसे किसके ऑनर में रखा गया है? तो जेम्स वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आवर इक्वल्स टू। तो हमें बताना है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जूल्स के बराबर होता है। आंसर इज ए, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इंक्रीजेस देन डैश। तो हमें बताना है कि अगर किसी अमाउंट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका असर क्या होगा। आंसर इज बी, पावर डिक्रीजेज। तो ये देखिए पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू टाइम टेकन। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम टेकन के। तो अगर टाइम टेकन जो है वो इंक्रीज होगा तो पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है किसी काम को करने के लिए तो पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर पावर इंक्रीज होगा तो टाइम टेकन क्या है? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट जो है क्या है? वॉट। और 1 वॉट कितना होगा? पावर के फॉर्मूला में पुट कर देंगे वर्क 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इसलिए 1 वॉट कितना है? 1 जूल पर सेकेंड। इसके बिगर यूनिट्स भी हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, यानी कि 1 किलोवाट जिसमें 1000 वॉट्स होते हैं। यानी कि 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी है? 1000 वॉट्स। 1 मेगावाट, इसमें कितने वॉट्स हैं? 10⁻⁶ वॉट्स।
उसी तरह से एक और यूनिट है जिसे हम यूज़ करते हैं, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? 746। इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू वॉट, तो इट इक्वल्स टू 746 वॉट्स। Next question, a body of mass 20 kg is dropped from a height of 2 meter. If g is taken to be equal to 10 meter per second square, the kinetic energy of body just before striking the ground will be। तो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 20 kg, और अगर हम इसे हाइट 2 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं और जी कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। आंसर इज ए, 400 जूल्स। तो दो तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हमें मास दिया गया है 20 kg, जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट है 2 मीटर। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमें पता है कि u कितना है? 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो इसको वैल्यूज को पुट करेंगे और वी स्क्वायर कितना आएगा? 40। और अब हम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको पुट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में, तो आंसर कितना आ रहा है? 400 जूल्स। तो ऐसे तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं उस तरह से भी, लेकिन यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट तरीका क्या होगा सॉल्व करने का? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हुए। तो देखिए हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है 2 मीटर के हाइट से, तो यहाँ देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला है, स्ट्राइक करने वाला है जस्ट बिफोर, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है सारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि टोटल एनर्जी रिमेन सेम। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेंगे, एम जी एच, यानी कि 20 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 400 जूल्स। तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो जब ये काइनेटिक एनर्जी में पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी? 400 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाइंग बर्ड हैज़, तो हमें बताना है कि एक फ्लाइंग बर्ड के पास कौन से टाइप की एनर्जी होती है? आंसर इज सी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लाइंग बर्ड, अ फ्लाइंग एरोप्लेन एंड अ मैन क्लाइंबिंग अप अ हिल, ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं? ऐसी बॉडी जिनके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल ऑफ। तो कब हम कहेंगे कि कोई वर्क हुआ नहीं है? जब एक ऑब्जेक्ट कौन से एंगल पे मूव करेगा? आंसर इज बी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जब ये काम करता है तो कोई वर्क डन नहीं होता, इसलिए नो वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। Next question, the moon revolves around the earth because the earth exerts a radial force on the moon. Does the earth perform work on moon? तो मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है बिकॉज अर्थ जो है वो एक रेडियल फोर्स क्या करता है? मून पे लगाता है। तो हम क्या इस सिचुएशन में मानेंगे कि अर्थ कोई वर्क कर रहा है मून पर? आंसर इज नो, कोई वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो फोर्स लगता है ये कौन से डिग्री पे लगता है? 90 डिग्री। इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस, तो एंगल क्या है? 90 डिग्री, इसलिए नो वर्क इज डन। Next question, the mass of an object P is double the mass of Q. If both move with the same velocity, then the ratio of Ke of P to that of Q is, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं P and Q, और जो मास है P का वो कितना है? इट इज़ डबल द मास ऑफ Q, यानी कि Q के मास के डबल है। इफ़ बोथ मूव विद द सेम वेलोसिटी, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो हमें यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है, P टू दैट ऑफ Q। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। Q का मास कितना है? m, और P का मास Q के मास के डबल है, यानी कि 2m है। तो इनका रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ P एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q, P टू दैट ऑफ Q, यानी कि P ऊपर लिखना है P की काइनेटिक एनर्जी और Q की काइनेटिक एनर्जी को नीचे, P टू दैट ऑफ Q। तो अब दोनों के काइनेटिक एनर्जीज निकाल लेंगे। यहाँ देखिए इसका मास कितना था P का? 2m, तो इसको वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ आंसर आ जाएगा 2/1। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ P टू Q इक्वल्स टू 2:1। तो आंसर इज B, 2:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन अ हिल हैज़, तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि हिल से नीचे की तरफ रोल कर रहा है, तो इसके पास कौन से टाइप की एनर्जी होगी? तो ये एक हिल है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट है एक जो कि रोल करे जा रहा है, तो इस सिचुएशन में इसके पास क्या है? बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर इज सी, बोथ के ई एंड पीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेज्ड हैमर पोजेसेस, तो हमें बताना है कि एक रेज्ड हैमर के पास कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है? आंसर इज बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या हैमर को रेस करेंगे, उठाएंगे, तो उसके पास इनिशियली क्या प्रेजेंट होगा? काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रेजेंट होते जाएंगे। और जब इसके मोशन को रोक दिया जाएगा, तो मोशन के स्टॉप होने के कारण काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं रहेगी, और अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? टोटल एनर्जी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी, सिर्फ इसके पास अब बचेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो सही आंसर क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो हमें बताना है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड डबल कर दी जाए तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होगा? आंसर इज बी, 4 टाइम्स, और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोड ऑफ 100 kg इज पुल्ड बाय अ हाइट ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन, G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक लोड है जिसका मास कितना है? 100 kg, और इसको हाइट 5 मीटर तक खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है इस पर, ये कैलकुलेट करना है, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे mgh, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन इक्वल्स टू mgh। तो मास है 100 kg, जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट है 5 मीटर। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये 4900 joules. Answer is A, 4900 joule. Next question, how much is the mass of a man if he has to do 2500 joules of work in climbing a tree of 5 meter tall? तो हमें बताना है कि यहाँ पे एक मैन है, उसका मास कितना है अगर वो कितना वर्क डन करता है? 2500 joules इन क्लाइंबिंग अ ट्री, जिसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर्स, और जी यहाँ लेना है, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल्स टू mgh, और पुट कर देंगे वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे देखिए कितना वर्क डन है? 2500, मास निकालना है, जी है 10 और हाइट है 5। तो अब मास कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो मास आएगा 50 kg। आंसर इज बी, 50 kg। Next question, at a hydroelectric powerhouse, the potential energy of water is transformed into dash and then into। तो हमें बताना है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, वो कौन से एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है और फिर कौन से एनर्जी में? आंसर इज ए, काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसमें जब वाटर डैम के पीछे, अगर डैम है जो वहाँ पे उसके पीछे स्टोर किया गया है, तब उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब स्टोर किया गया है तो क्या है? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसको डैम से रिलीज करते हैं और वो फॉल डाउन होता है, तब उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और फिर वो टरबाइन को मूव करता है, जिससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पूछा जाता है कि कौन से स्टेज पे कौन सी एनर्जी है। तो जब स्टोर है तो पोटेंशियल एनर्जी, जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, और फिर बाद में लास्ट में वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। आंसर इज ए, किलोवाट। किलोवाट जो है ये पावर की यूनिट है। किलोवाट, मेगावाट, एचपी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सब जो है जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट आवर, ये सब क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी है। और ये भी क्वेश्चन था कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी इज। तो हमें बताना है कि जब एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है अर्थ के तरफ, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी रहती है?
यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या कहते हैं कि दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। तो आंसर होगा, आंसर इज डी, रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो है वो जितनी थी उतनी ही रहेगी, यानी कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल और ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कमर्शियल यूनिट है या फिर ट्रेड यूनिट है एनर्जी की। आंसर होगा, आंसर इज सी, किलोवाट आवर। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, कमर्शियल या ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल्स। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम बताना है एक बॉडी की जिसकी मास कितनी है, 100 ग्राम है और इसका काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू mv। मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, तो इसके यूनिट चेंज मतलब इसको करेंगे वैल्यू को, तो 100/1000 kg सही यूनिट में लेकर आएंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल्स, हमें क्या पता होना चाहिए, v, तभी हम मोमेंटम निकाल पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में ½ mv² में हम इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, और फिर v² निकालेंगे। तो ये देखिए 20 × 20 और v कितना आएगा 20। तो इस वैल्यू को यानी कि v इक्वल्स टू 20 को हम मोमेंटम के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो 100/1000 इंटू 20, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज ए, 2 kg पर मीटर सेकेंड। यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे मिस्टेक है, ये होगा 2 kg पर मीटर सेकेंड। So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th science chapter 11 और physics chapter 4 which is work and energy। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।